स्वागत है दोस्तों, करियर योर सेल्फ में आपका स्वागत है। आज के मॉडल सेट 91 से हम डिस्कस करते हैं जो हमारा सीरीज चल रहा है एसपीडी साइंस का, उसको आगे बढ़ाते हुए। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? अरविंद खुराना जी ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज अरविंद खुराना जी ने की थी। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? लुईस पास्चर जो है हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है दोस्तों? तो कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी के कारण हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो पानी मतलब मरीजों को पानी में डर लगता है, पानी से डर लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। सॉरी दोस्तों, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। कब? 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो कैरोलस लिनियस। इसके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इसे फादर ऑफ क्या बोला जाता है? टेक्सोनॉमी बोला जाता है। किनको? तो कैरोलस लिनियस को। ठीक है, ये जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति प्रतिपादन किया था। जीवन का उद्भव ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक जो है जीवन ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन के उद्भव ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा लिखा गया। अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1903 और 1911। इसको इन्हें जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिक और रसायन दोनों के क्षेत्र में। ठीक है, तो पहला नोबेल पुरस्कार मिला 1903 में, दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला 1911 में। ये दोनों डेट याद रखिएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखा गया। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिविमीय 3D फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस गेवर ने किया। 3D फोटो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, 3D फोटो और 3D फिल्म, ठीक है। तो 3D या त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो डेनिस गेवर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिक नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अंगों में समजातता, ठीक है, समजातता, होमोलॉजी एवं समरूपता एनालॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रिचर्ड ओवेन ने किया। रिचर्ड ओवेन ने अंगों में समानजातता और समरूपता एनालॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन? तो रिचर्ड ओवेन। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो जगदीश चंद्र बोस ने की। क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की। क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? तो इन्हें जो है 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन जो है वो इंडिया के थे, ठीक है। 1930 में इन्हें रमन प्रभाव की खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? तो डॉक्टर सीवी रमन जी को। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो 1983 में खगोलीय विज्ञान में इसको खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1983 में। किन्हें? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों या खरपतवारों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्ट्रोलॉजी में। मॉडल सेट 92 को देखते हैं, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिरेमिक्स में चीनी बर्तन के अध्ययन किया जाता है। चीनी बर्तन या मिट्टी के बर्तन जो है उसमें जो डिजाइन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के नक्काशी किए जाते हैं, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? सिरेमिक्स में किया जाता है। सिरेमिक्स में उसी का अध्ययन किया जाता है। चीनी के बर्तनों के अध्ययन किया जाता है सिरेमिक्स में, ठीक है। अगला देखते हैं, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन किए जाते हैं। वृक्ष एवं झाड़ी, ठीक है, जितने भी सारे वृक्ष एवं झाड़ी हैं उसका अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में जो है फल फूल एवं साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो उत्तकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है।
ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी का अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन एवं उसे रेशम का उत्पादन। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन एवं उससे रेशम का उत्पादन का अध्ययन जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। ऑर्निथोलॉजी होगा, यहाँ पे थे लिखा हुआ है, सॉरी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो दांतों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांतों का अध्ययन किया जाता है। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? नमक का अम्ल जो है HCl को कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है। नमक का अम्ल जो है हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है। बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है बूझा चूना भी कहते हैं। बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो CaOH का होल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 93 का, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो है गला के श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो है गला का श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो डिप्थीरिया गला का श्वास नली को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोमा और ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये आँख से संबंधित बीमारी है, ये आँख को प्रभावित करता है। ग्लाइकोमा और ट्रेकोमा आँख से संबंधित बीमारी है और आँख को प्रभावित करता है। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो आंत का आहार नाल को प्रभावित करता है। आंत के आहार नाल को प्रभावित करता है कौन? तो हैजा किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो आंत के आहार नाल को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेवाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है कौन? तो गोवाइटर जो है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन्डिस पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। जॉन्डिस जो पीलिया रोग के कारण जॉन्डिस होता है, ठीक है, तो किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो यकृत को प्रभावित करता है, हमारे लीवर को प्रभावित करता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो लोहा के कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है लोहा के कमी से होता है। एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो B1 की कमी से होता है। B1 की कमी से होता है। बेरी रोग किसके कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो O रक्त समूह को कहते हैं। सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल रक्त समूह O को कहते हैं।
सार्वत्रिक अदाता यूनिवर्सल रिसिपेंट किस रक्त समूह को कहते हैं? AB को कहते हैं। सार्वत्रिक अदाता यूनिवर्सल रिसिपेंट किस रक्त समूह को कहते हैं? तो AB रक्त समूह को कहते हैं। एक वयस्क मानव का सामान्य हृदय गति कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट होता है। 72 बार प्रति मिनट एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति होता है। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 120 मिलीमीटर HG होता है। 120 मिलीमीटर HG होता है सिस्टोनिक रक्तचाप का सामान्य मनुष्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो 80 mm होता है। 80 mm HG होता है। 80 mm HG होता है। 80 mm HG होता है। सिस्टोनिक रक्तचाप जो है 120 होता है और डायस्टोनिक रक्तचाप जो है 80 mm HG होता है, याद रखिएगा। विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो विषाणु जनित रोग जो है पहला हो गया गलसुआ, पोलियो, ठीक है, पहला गलसुआ, पोलियो, फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, ठीक है, जिसको मीजल्स बोलते हैं, चेचक हो गया, ट्रेकोमा हो गया जो आँख में होते हैं, एड्स हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, हाल फिलहाल का जो कोरोना वायरस है वो भी विषाणु जनित या वायरस जनित रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट 94 को देखते हैं। जीवाणु जनित रोग में मुख्यतः कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो पहला हो गया निमोनिया, टिटेनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग, टीबी जिसको बोलते हैं, हैजा होते हैं, डिफ्थेरिया, काला खांसी और प्लेग। ये जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से रोग होते हैं। निमोनिया, टिटेनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग, हैजा, डिफ्थेरिया, काली खांसी, प्लेग। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, इसको याद रखिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का रासायनिक क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन है। ठीक है, साइनोकोबालेमिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये जो है कैल्शियम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। कौन? तो विटामिन D। विटामिन A जो है वो आँख के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी विटामिन है। ये आँख को संतुलित बनाए रखता है, आँख को संतुलित बनाए रखता है, याद रखिएगा। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन जो है विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जियोलॉजी जो है किससे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है क्या? तो फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ जो है मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया? तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है जिससे क्या होता है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, उस गोली का क्या मतलब कि कौन निर्माण किया था? तो पिनकस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किया था। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, जो जांघ में होते हैं। ठीक है, हमारे जो जांघ की हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, वो फीमर हड्डी है। ठीक है, जांघ की हड्डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो एस्टेपस है। एस्टेपस कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, एस्टेपस जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80 mmHg होता है। सामान्य रक्तचाप जो है ब्लड का वो कितना होता है? 120/80 mmHg है, यानी कि इससे यदि बढ़ जाए कोई रक्तचाप तो उसका ब्लड प्रेशर हाई यानी कि हाइपरटेंशन बोला जाएगा। यदि इससे लो हो जाए, इससे कम हो जाए तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो जीरोप्थेल्मिया नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 95 का, ऑस्टियोमेलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। पोडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो दो साइंटिस्ट थे वो कोशिका के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कि कोशिका कैसा होता है और वो कैसे जीवित रहते हैं और कैसे मरते हैं। ठीक है, ये जो है ये सारी प्रक्रिया जो है वो कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, जिसको स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आप कोशिका खोज नहीं याद रखिएगा। कोशिका खोज मतलब कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसको वो दूसरा चीज़ है, कोशिका सिद्धांत दूसरा चीज़ है। कोशिका सिद्धांत की खोज जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेल का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। सेल का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो लाइकोपीन नामक लवक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तो टमाटर लाल हो जाते हैं पकने के बाद। लाइकोपीन नामक लवक के कारण टमाटर लाल हो जाता है पकने के बाद। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। इसके कारण ये लाल और पीला, मतलब अंदर से कुछ पीला भाग और लाल भाग दिखाई देते हैं इसके कैरोटीन के कारण, कैरोटीन लवक के कारण ये लाल और पीला दिखाई देते हैं। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है दोस्तों? तो बीटानिन पाया जाता है। बीटानिन के कारण चुकंदर लाल होते हैं। ठीक है, बीटानिन के कारण चुकंदर लाल होते हैं। और ये कैरोटीन के कारण ऑरेंज रंग का होता है गाजर। ठीक है, लाल रंग का नहीं होता। कैरोटीन के कारण क्या होता है? तो ऑरेंज या नारंगी रंग का होता है। ठीक है, बीटानिन के कारण क्या होता है? चुकंदर लाल रंग दिखाई देते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसे लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली जो हमारे सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये सेल को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो 1955 में CD डुबे जो है वो लाइसोसोम की खोज की। 1955 में जो है CD डुबे जो है हमारे शरीर में लाइसोसोम को खोजा। ठीक है, उससे पहले किसी साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि हमारे शरीर में लाइसोसोम है जो मतलब सेल को मारने का काम करता है। ठीक है, पहली बार जो 1955 में CD डुबे जी जो है वो लाइसोसोम को खोज किया और वो बताया कि हमारे शरीर में जो है लाइसोसोम सेल को नष्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए सभी आनुवंशिक क्रिया को संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवकों द्वारा पौधे में मुख्यतः कौन कौन से रोग होते हैं? कवक जो है फंजाई, उसके द्वारा पौधे में कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो सरसों का सफ़ेद रस्ट। ठीक है, सरसों आप देखे होंगे, सरसों में सफ़ेद टाइप का जो है एक मतलब लेयर बन जाता है। ठीक है, तो सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अगमारी रोग। ठीक है, आलू का अगमारी रोग जो है ब्लाइट ऑफ पोटैटो। गन्ने का लाल अक्ष है। गन्ने का आप देखे होंगे कि गन्ने का जो दो गांठ होते हैं उसके बीच में क्या होते हैं? लाल लाल हो जाते हैं और उसका मिठास कम कर देता है। ठीक है, तो गन्ने का जो लाल अक्ष है वो भी क्या होता है? तो इसी के कारण होते हैं, फंजाई के कारण होते हैं। अब मूंगफली में टिक्का रोग जो है ये भी क्या होता है? तो इसी फंजाई के कारण होते हैं, कवक के कारण होते हैं। चीड़ के पेड़ में कौन सा तेल निकलता है? चीड़ के पेड़ से क्या है? तो कौन सा तेल निकलता है दोस्तों? तो तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है दोस्तों? तो सिट्रस का तेल निकाला जाता है। देवदार लकड़ी जो होते हैं उससे कौन सा तेल निकाला जाता है दोस्तों? तो सिट्रस का तेल निकाला जाता है।
HIV का पूरा नाम क्या है? HIV जो है ये एड्स का एक वायरस है जिसका नाम है क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का पूरा नाम है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन है? तो शलजम, गाजर और चुकंदर है। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला जो पौधा है शलजम, गाजर और चुकंदर है। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा शलजम, गाजर और चुकंदर है। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा जो है कौन है? तो आलू, प्याज जिसको सल के केंद्र भी बोला जाता है, हल्दी और अदरक। आलू, प्याज, हल्दी और अदरक। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन से? आलू, प्याज, हल्दी और अदरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 96 का। जाइलम का कार्य क्या है दोस्तों? तो इनका कार्य जो है जड़ द्वारा, ठीक है, सॉरी, जाइलम का कार्य क्या है? तो इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना है, ठीक है। इनका कार्य जो है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना है। किसके लिए? तो भोजन बनाने के लिए। जाइलम का कार्य होता है भोजन बनाने से पहले का। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो भोजन बनाने के बाद जो भी भोजन होते हैं उसको सभी पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? सभी जड़ तक पहुंचाने का काम किसका होता है? शाखा तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो फ्लोएम का होता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। देखिए फ्लोएम का कार्य क्या है। फ्लोएम का कार्य है, इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। आपको बताए हैं दोस्तों, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, थिंकिंग के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से याद रखिएगा। कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है दोस्तों? तो कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल, कैपिलरी वाटर जो है, कैपिलरी वाटर जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो घटता है। आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पोत्सर्जन जो है घटता है। आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पोत्सर्जन जो है घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो तेज होता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो तेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ाने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता जाता है। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो मनीला, फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो मनीला, फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो मनीला, फिलीपींस में है।